प्यारे विद्यार्थियों, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विकास सेवा का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम बलवंतराय मेहता समिति था। उस समिति ने इन दोनों कार्यक्रमों का अध्ययन किया कि ये कार्यक्रम क्यों जनता में अवक्रम की प्रवृत्ति जागृत करने में असफल रहे। इस समिति ने उसके उपाय सुझाए और समिति ने ग्रामीण स्थानीय प्रशासन के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था, जिसमें निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का सुझाव दिया था। बलवंतराय मेहता समिति के प्रतिवेदन के पश्चात स्थानीय शासन के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, आइए पढ़ते हैं। यदि स्थानीय शासन संगठन तथा कार्य की दृष्टि से स्थानीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की भिन्नताओं के अनुरूप बदलता नहीं तो वह वास्तव में स्थानीय नहीं रहता। दूसरे शब्दों में, कठोर राष्ट्रव्यापी स्वरूपता स्थानीय शासन का निषेध होती है, अर्थात जिस वस्तु, जिस समस्या है, जिस कार्य का स्वरूप राष्ट्रव्यापी हो वो स्थानीय नहीं होता। इसलिए बलवंतराय समिति की संस्तुतियों को कार्य एवं निर्देशन की मोटी रूपरेखा समझना चाहिए। वह भारत के ग्रामीण स्थानीय शासन का समाधान नहीं है जिससे कभी विचलित ही ना हुआ जाए। स्वयं समिति का भी यही विचार था। राष्ट्रीय विकास परिषद ने जनवरी 1959 में जिला एवं खंड स्तर पर पंचायती राज की स्थापना का अनुमोदन किया, किंतु साथ ही साथ उसने यह सुझाव भी दिया कि प्रत्येक राज्य को ऐसी पंचायती राज व्यवस्था का विकास करना चाहिए जो राज्य में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप हो। अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद ने कहा कि बलवंतराय मेहता समिति ने जो सिफारिशें की हैं वो लागू कर दी जाएं, लेकिन हर राज्य को अपने पारिस्थितिकी के अनुरूप, अपने भौगोलिक परिवेश के अनुरूप पंचायती राज व्यवस्था का विकास करना चाहिए। स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद ने भी इस बात का समर्थन किया कि पंचायती राज को एक ऐसे संशोधन के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए जिससे वह राज्यों की परिस्थितियों के अनुकूल सिद्ध हो। परिषद ने 1959 में संस्तुति की थी। क्या संस्तुति की थी? बाहरी ढांचा तथा प्रधान तत्वों में एकरूपता हो सकती है, किंतु आकार प्रकार में जटिलता नहीं होनी चाहिए। वस्तुतः देश इतना विशाल है और पंचायती राज, जिसका दूसरा नाम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, इतना जटिल विषय है और उसके परिणाम इतने दूरगामी होंगे कि उसके विविध रूपों तथा विकल्पों का परीक्षण करने की पूरी गुंजाइश है। अधिक महत्व की बात जनता को शक्ति का अंतरण करना है। यदि यह सुनिश्चित हो जाए कि रूप तथा आकार प्रकार में विभिन्न राज्यों में विद्यमान परिस्थिति के अनुसार भिन्नताएं हो सकती हैं, अर्थात स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद ने ये सुझाव दिया था कि पंचायती राज का सीधा मतलब जनता को शक्ति का अंतरण है, जनता को शक्ति का सौंपना है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि बलवंतराय के प्रतिवेदन में जो आधारभूत सिद्धांत और प्रकार निश्चित किए गए हैं उनका परित्याग कर दिया जाए। सामान्य सिद्धांतों का यहाँ पुनः उल्लेख कर देना आवश्यक है। ग्रामीण स्थानीय शासन गांव से लेकर जिले तक स्थानीय स्वशासी निकायों की त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। ये निकाय परस्पर अवयवी रूप में श्रृंखलाबद्ध हों, अर्थात ग्रामीण स्थानीय शासन के तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। किसकी? स्थानीय निकायों की। और ये तीनों स्तर के स्थानीय निकाय आपस में संबंधित होने चाहिए, श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए, पद सोपान व्यवस्था के अनुरूप होने चाहिए। निचली इकाई मध्य स्तरीय इकाई के अधीन हो
और मध्य स्तरीय इकाई उच्च स्तरीय इकाई के अधीन हो। इन संस्थाओं को शक्ति और उत्तरदायित्व का अंतरण वास्तविक होना चाहिए, अर्थात वास्तविक रूप में इन संस्थाओं को शक्ति सौंपी जानी चाहिए। इन संस्थाओं को जो वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाएं वे समुचित हों, जिससे वे अपने उत्तरदायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वाह कर सकें। अर्थात इन संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाएं जिससे अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को निर्बाध रूप से संपादित कर सकें। इन स्तरों पर सभी विकासात्मक कार्य इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से कराए जाएं, अर्थात स्थानीय स्तर पर जो भी विकास कार्य संपन्न करवाए जाएं, सफाई, सड़क निर्माण, गांव की गलियों की सड़कें, नाली का निर्माण, चारा का विकास आदि जो कार्य करवाए जाएं वो इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से कराए जाएं। ग्रामीण स्थानीय शासन की जो व्यवस्था विकसित की जाए वह ऐसी हो कि भविष्य में इससे भी अधिक शक्ति और उत्तरदायित्व का अंतरण सरलता से किया जा सके। भूतपूर्व बम्बई राजखंड को पंचायती राज का आधार बिंदु बनाने के लिए सहमत नहीं था, अर्थात जो पूर्व में जो बम्बई राज्य था जिसके दो हिस्से किए गए महाराष्ट्र और गुजरात, वह खंड स्तर को, ब्लॉक लेवल को या पंचायत समिति को पंचायती राज का आधार बिंदु बनाने के लिए सहमत नहीं था, बल्कि वह जिले को शक्ति के विकेंद्रीकरण का उचित आधार मानता था। 1960 में बम्बई राज्य को विभक्त करके महाराष्ट्र तथा गुजरात के दो पृथक राज्य बना दिए गए। उनमें से प्रत्येक ने इस समस्या की छानबीन के लिए एक समिति नियुक्त कर दी। प्रत्येक समिति का प्रमुख एक मंत्री था। महाराष्ट्र समिति के प्रमुख बीपी नायक और गुजरात समिति के प्रमुख रसिकलाल यू पारिक थे। नायक समिति ने लिखा, हमारी धारणा है कि जिला निकाय स्थानीय प्रशासन की सबसे उपयुक्त कार्यात्मक इकाई होगी। अर्थात नायक समिति जो महाराष्ट्र में गठित की गई थी वो जिला स्तरीय निकाय को स्थानीय शासन की सबसे उपयुक्त कार्यात्मक इकाई मानता था, क्योंकि केवल वही जिले के समुचित रूप से समन्वित विकास के लिए आवश्यक साधनों तथा जरूरी प्रशासनिक एवं तकनीकी कर्मचारियों तथा उपकरणों को जुटा सकने में समर्थ होगी। उसके उन्होंने कारण दिए कि जिला स्तर पर आवश्यक संसाधनों का विकास किया जा सकता है, प्रशासनिक मंजूरियां आसानी से मिल सकती हैं, तकनीकी कर्मचारी और उपकरणों को भी आसानी से जिला स्तर पर जुटाया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा निष्कर्ष है, यदि विकेंद्रीकरण को वास्तविक और प्रभावकारी बनाना है तो जिला स्तर पर एक मजबूत कार्यकारी संगठन की स्थापना करना नितांत आवश्यक है। अर्थात महाराष्ट्र समिति पंचायत समिति स्तर के बजाय जिला परिषद के स्तर पर कार्यकारी निकाय की स्थापना करने के पक्ष में थी। अब दूसरी ओर देखते हैं कि गुजरात की रसिकलाल यू पारिक समिति का क्या निष्कर्ष था। पारिक समिति का भी यही निष्कर्ष था। उसने लिखा, इस राज्य में अर्थात गुजरात में प्रशासन तथा शक्ति का अंतरण जिला स्तर पर विद्यमान विभिन्न लोकतांत्रिक निकायों को किया गया है। इन निकायों को जो शक्ति और साधन दिए गए थे उनकी सीमाओं के भीतर उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है। गौरवपूर्ण इतिहास तथा अनुभव को ध्यान में रखते हुए यही अधिक स्वाभाविक होगा कि उन्हें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की परियोजना के अंतर्गत अधिक शक्तियाँ और अवसर दिया जाए। किंतु इन संस्थाओं के इतिहास से प्रकट होता है कि उनकी स्थापना विभिन्न समयों पर जैसी विभिन्न आवश्यकताएं सामने आती रहीं उनकी पूर्ति के लिए की गई थी। उस समय जनता के सर्वांगीण विकास के लिए नियोजित कार्यक्रम का विचार ही किसी के मन में ना था और ना विभिन्न विभागों के कार्यों के बीच तालमेल स्थापित करने के महत्व को ही स्वीकार किया गया था। इस समय हम सुविचारित योजनाओं द्वारा विभिन्न स्तरों पर विकास कार्यक्रमों को पूरा करने का काम हाथ में ले रहे हैं। इस प्रकार हाथ में लिए हुए कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे विभिन्न लोकतांत्रिक निकायों को जिनके विभिन्न कार्य और शक्तियाँ हैं कायम ना रखा जाए और उनके स्थान पर जिला स्तर पर लोकतांत्रिक संस्था की स्थापना की जाए। यह दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस समय गुजरात में जिला स्तर पर संवैधानिक निकायों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य किए जा रहे हैं उनको देखते हुए यह एक प्रतिगामी कदम होगा कि उनको समाप्त कर दिया जाए।
और उनके स्थान पर जिला विकास परिषद के डंका केवल एक सलाहकार निकाय स्थापित कर दिया जाए, जिसका काम केवल जिला स्तर पर पर्यवेक्षण करना और तालमेल बिठलाना हो। जब हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर एक शक्तिशाली और प्रभावी उत्पादक संस्था की स्थापना करने की बात सोच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक युक्ति संगत कदम उठाना होगा कि जिला स्तर पर जितनी संस्थाएं हैं उन सब की अच्छी और महत्वपूर्ण विशेषताओं से पूरा लाभ उठाया जाए और उस आधार पर ऐसे लोकतांत्रिक निकाय का निर्माण किया जाए जिसके पास समुचित शक्तियाँ, वित्तीय साधन और प्रशासनिक उत्तरदायित्व हों। इसलिए हमारी संस्तुति है कि जिला स्तर पर एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक संस्था की स्थापना की जाए और उसको जिला स्तर के वर्तमान सभी निकायों के कर्तव्य, उत्तरदायित्व तथा साधन सौंप दिए जाएं और उसे समुचित शक्तियाँ तथा वित्तीय साधन प्रदत्त किए जाएं। उसके बाद उसे ऐसे अन्य प्रशासकीय उत्तरदायित्व सुपुर्द कर दिए जाएं जो व्यवहारिक दृष्टि से उचित प्रतीत हों। अर्थात गुजरात में जो रसिकलाल यू पारेख समिति गठित की गई थी, उसका भी यही सुझाव था कि कार्यकारी उत्तरदायित्व जिला परिषद को ही सौंपे जाएं, जिला स्तरीय संस्था को ही सौंपे जाएं, क्योंकि उसके पास समुचित शक्तियाँ होंगी, वित्तीय साधन होंगे और प्रशासकीय उत्तरदायित्व होंगे। इसके अतिरिक्त इन दोनों समितियों ने जिला स्तर के निकाय के साथ जिलाधीश को संबद्ध करने का विरोध किया। नायक समिति का कहना था कि हमारी धारणा है जिलाधीश को मुख्य प्रशासक नहीं बनाया जाना चाहिए। जिला परिषद का काम इतना भारी होगा कि उसके लिए पूर्णकालिक अधिकारी की नियुक्ति करना उचित ठहरेगा। तब परिषद को एक पूर्णकालिक अधिकारी उपलब्ध होगा जो उसके संपूर्ण प्रशासनिक संगठन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकेगा। जब जिले के विकास विभागों के लगभग समस्त कर्मचारी तथा उनके सब जिला स्तरीय प्रमुख स्थानांतरित करके परिषद के सुपुर्द कर दिए जाएंगे, तो मुख्य प्रशासक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्यकुशल तथा योग्यता संपन्न विभागीय प्रमुख होंगे और उनकी सहायता से वह ऐसा सामंजस्य स्थापित कर सकेगा जैसा कि अब तक जिलाधीश नहीं कर पाया है। पद के महत्व को देखते हुए हमारा विचार है कि जिलाधीश की पदस्थिति और श्रेणी के किसी व्यक्ति को मुख्य प्रशासक के पद पर नियुक्त करना, तैनात करना पूर्णतः औचित्यपूर्ण होगा। हमारी संस्तुति है कि मुख्य प्रशासकों के सभी पदों को भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के वरिष्ठ कालमान में सम्मिलित कर दिया जाए। किंतु यदि किसी समय संवर्ग में पर्याप्त संख्या में व्यक्ति उपलब्ध ना हो सकें, तो वरिष्ठ उपजिलाधीशों की श्रेणी में से उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए और वेतन तथा सेवा के अन्य शर्तों के संबंध में उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। किंतु प्रत्येक स्थिति में चयन पूर्णतः निश्चयात्मक योग्यता और विकास कार्य के प्रति विशेष अभिवृत्ति के आधार पर करना पड़ेगा। पारेख समिति का भी यही विचार था। उसने लिखा था, हमारी संस्तुतियों के अनुसार जिला पंचायतों को जो कार्य और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए जिला पंचायतों को जिला स्तरीय महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संस्था के रूप में जिन उत्तरदायित्वों को वहन करना पड़ेगा उनके साथ न्याय करने की दृष्टि से तथा जिला पंचायत के कार्यों को कुशलतापूर्वक संपादित किए जाने के लिए यह आवश्यक है कि एक ऐसा योग्य अधिकारी नियुक्त किया जाए जो इसी प्रकार के उत्तरदायित्वों को संभाल सके। हमारा प्रस्ताव है कि जिला पंचायत के प्रमुख अधिकारी के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारियों में से किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए और सरकार को चाहिए कि उस संवर्ग के किसी भी अधिकारी को उस पद पर नियुक्त रखें। यदि किन्हीं परिस्थितियों में भारतीय प्रशासन सेवा के संवर्ग में से इस प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त करना संभव ना हो सके, तो राज्य को अपने किसी उच्च अधिकारी को तैनात करना, नियुक्त करना चाहिए, जैसा कि वह राज्य के अन्य पदों के लिए किया करता है। इस अधिकारी का पद ऐसा होना चाहिए कि उसकी भारतीय प्रशासन सेवा संवर्ग के अन्य पदों के साथ अदल बदल की जा सके। राज्य सरकार जब उचित समझे ऐसे अधिकारियों का स्थानांतरण कर सकती है। जब तक ये अधिकारी जिला पंचायत की सेवा में रहेगा तब तक उसे कार्यात्मक तथा प्रशासनिक नियंत्रण में काम करना पड़ेगा। यदि ऐसी परंपरा पड़ जाए तो बड़ा लाभ होगा कि जब कभी इस पद के किसी अधिकारी को स्थानांतरित करना हो अथवा नवीन नियुक्ति करनी हो तो सरकार इस विषय में जिला पंचायत के अध्यक्ष से परामर्श कर ले। हमारी संस्तुति है कि जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम जिला विकास अधिकारी रखा जाए। अर्थात गुजरात की पारेख समिति और महाराष्ट्र की नायक समिति, दोनों समितियों का एक विचार था कि जिलाधीश को जिला परिषद के साथ संबद्ध नहीं किया जाए, क्योंकि जिलाधीश के पास
जिला स्तर पर कार्य बोझ इतना अधिक होता है कि वो जिला परिषद के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पाएगा। इसके लिए अलग से भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के किसी अधिकारी को जिला परिषद में नियुक्त किया जाना चाहिए और उसे कार्यकारी अधिकार दिए जाएं और उसका नाम जिला विकास अधिकारी रखा जाए। तमिलनाडु ने थोड़ा भिन्न कर अपनाया। खंड स्तरीय निकाय के ऊपर जिला विकास परिषद होती है। इस परिषद का अधिकार क्षेत्र वही है जो विकास जिले का। यह विकास जिला राजस्व जिले से आकार में छोटा है। विकास कार्य के लिए राजस्व जिले को 2 अथवा 3 विकास जिलों में विभक्त कर दिया गया है। तमिलनाडु में एक अलग प्रकार का प्रयोग किया गया। अन्य राज्यों में विकास की जैसे मुंबई और महाराष्ट्र में जिला स्तर पर एक जिला विकास अधिकारी रखा गया, तो तमिलनाडु में जिले को 2 या 3 इकाइयों में बांट के एक विकास इकाई बनाई गई। किंतु सभी राज्यों में 3 में से एक स्तर के निकाय को इस अर्थ में निष्क्रिय बने रहने के लिए रचा गया है कि उसके हाथों में कोई कार्यपालक कार्य नहीं है। इसलिए तत्वतः पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय शासन की द्विस्तरीय व्यवस्था है। क्या यह उचित नहीं होगा कि जब व्यवस्था में स्थायित्व आ जाए तो निष्क्रिय स्तर को समाप्त कर दिया जाए और पंचायती राज के स्वरूप तथा सार दोनों ही दृष्टि से उसे द्विस्तरीय बना दिया जाए। पंचायती राज का आकार प्रकार कुछ भी हो, उसकी संस्थाओं की समाज के जीवन में सुनिश्चित सामाजिक आर्थिक भूमिका निर्धारित की गई है। इस भूमिका की लिखित 10 कसौटियों के रूप में व्यवस्था की गई है। सन 1961 में राज्यों के सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मंत्रियों के हैदराबाद में हुए वार्षिक सम्मेलन में यह निश्चित किया गया था कि सम्मेलन इस बात से सहमत है कुछ ऐसी पहचानने योग्य कसौटियाँ निश्चित कर दी जाएँ जिनके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का प्रत्येक स्तर अपने को अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन के संबंध में संतुष्ट कर सके। कौन कौन सी कसौटियाँ? जैसे तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादन उच्चतम राष्ट्रीय प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। ग्रामीण उद्योगों का प्रवर्तन, ये कसौटियाँ निर्धारित की गई थीं। सहकारी संस्थाओं का विकास, स्थानीय साधनों का विकास जिसमें जनशक्ति का उपयोग भी सम्मिलित हो, पंचायती राज संस्थाओं को उच्च स्तरों से धन, कर्मचारी वर्ग, तकनीकी सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, उनका अधिकतम सदुपयोग किया जाए। समाज के आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्गों को सहायता दी जाए। सत्ता तथा अवक्रम का उत्तरोत्तर विकेंद्रीकरण, ऐच्छिक संगठनों की भूमिका को विशेष महत्व दिया जाए। जनता के प्रतिनिधियों तथा जनता के नौकरों के बीच व्यापक प्रशिक्षण और शिक्षा के द्वारा पूर्ण मत व सामंजस्य और उनके बीच कर्तव्य व उत्तरदायित्वों का स्पष्ट विभाजन किया जाए। सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार के कर्मचारियों की कार्यकुशलता में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए। समाज में एकता तथा सहकारिता मूलक स्वावलंबन की स्थापना की जाए। शासन की उन अन्य इकाइयों की भांति जिन्हें शक्ति वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनावों से प्राप्त होती है, ग्रामीण स्थानीय शासन भी मूलतः तथा मुख्यतः शक्ति प्राप्त करने और बनाए रखने के साधन के रूप में कार्य करता है। किसी लोकतांत्रिक संस्था की स्थापना की प्रारंभिक अवस्थाओं में शक्ति का खेल एक खपत बन जाता है और प्रत्येक चीज़ को आच्छादित कर लेता है। विशेषकर ऐसे समाज में जहाँ शताब्दियों से लोग शासन की बागडोर संभालने के अवसरों से वंचित रहे हों। वस्तुतः ग्रामीण स्थानीय शासन के साथ ये हुआ। ग्रामीण स्थानीय शासन से आशा थी कि वह समाज के जीवन में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक भूमिका अदा करेगा, किंतु उस पर राजनीतिक प्रबल और स्पष्ट रूप से हावी हो गई। उसने उसकी सामाजिक और आर्थिक भूमिका को यदि पूर्णतः विलुप्त नहीं कर दिया तो कम से कम उसे बुरी तरह आच्छादित अवश्य कर लिया है। राजनीतिक संस्थाओं में अपने लिए नए नए मार्ग ढूंढ निकालने की अद्भुत क्षमता होती है और वे प्राय उन दिशाओं में चली जाती हैं जिनकी उनके संस्थापकों ने कभी कल्पना नहीं की थी। इस प्रकार हमने पढ़ा कि बलवंतराय मेहता समिति के प्रतिवेदन के पश्चात स्थानीय शासन के क्षेत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। धन्यवाद।